नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। राजस्थान कांग्रेस में जो अंतर्कलह है और जिसको लेके बार बार बयानबाजी हो रही है और इंतजार किया जा रहा है कि इस कलह का कुछ हल निकलेगा। जयराम रमेश ने बीते दिवस एक बात कही थी, उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चौथी बार बयान दे रहा हूं और उन्होंने कहा संगठन से ऊपर कोई नहीं। और ये भी उन्होंने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत ने जो कहा है, जो बातें कही हैं सचिन पायलट को लेके, वो अप्रत्याशित हैं और मुझे बड़ा एक तरीके से आश्चर्य हुआ है। आज राहुल गांधी बोले हैं इस मुद्दे पर और राहुल गांधी ने जो कहा उससे जयराम रमेश की कुछ बातों को एक तरीके से को संबल मिलता है, लेकिन कुछ बातें उनकी खारिज होती दिखती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसने क्या कहा मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता और दोनों ही नेता पार्टी के लिए एसेट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा पर इस जो कलह मची हुई है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जब राजस्थान में यात्रा आएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह कलह जो है वो सीधे तौर पे मान ली जाए तो 2020 से तो सड़क पे आ गई जब गुरुग्राम हुआ, और उससे पहले मची हुई थी, इसीलिए 2020 हुआ गुरुग्राम में, इसीलिए बैठे एक असंतुष्ट खेमा बना के। तो इस मामले को इतना डिले करते करते अब यहां तक ले आया गया है कि जिसमें पार्टी चुनाव में जाने के लिए खड़ी है, लोकसभा चुनाव में जाएगी, राज्य के चुनाव में जाएगी। ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए दोनों ही नेता एसेट है, और ये सच है कि दोनों ही एसेट है, एक के पास विशाल अनुभव है, एक युवा है, ऊर्जावान है, तो फिर क्या पंजाब 2, इसका अंदेशा बार बार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जितना मामले को डिले करेंगे उतने ही आप पंजाब के नजदीक पहुंच जाएंगे, कि जो पंजाब में हुआ पंजाब कांग्रेस के साथ में। तो अभी भी जो कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है, वो इस उम्मीद से भरा हुआ है कि आला कमान कोई हल निकालेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आला कमान कौन? आला कमान सोनिया गांधी हैं, या आला कमान राहुल गांधी हैं, या आला कमान प्रियंका गांधी हैं? तीनों ही किसी पोस्ट पर नहीं है। आला कमान है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो अब जिम्मेदारी किसके पास है इस समस्या का हल निकालने की? और इस सब के बीच में जो पिस रही है वो राजस्थान की जनता है, जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ एक सरकार बहुमत के साथ चुनी। लेकिन आज आप पूछ लीजिए किसी से, क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले जो पेन डाउन है, जो कलम रखते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, अफसर, वो हवा का रुख भांप लेते हैं। अभी हवा का रुख ऐसा है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन कंटिन्यू करेगा। जो भी होना है वह स्पष्ट होना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब तो टेलीविजन चैनल पे आके भी कहने लगे हैं, राजस्थान के बड़े नेता, कि एक क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या फैसला हो वो स्पष्ट कर दीजिए, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और सीधी सी बात है, जब आप कह रहे हैं कि दोनों नेता ही आपके लिए एसेट्स हैं, तो दोनों की भूमिकाएं तय कर दीजिए। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। राजनीति में असंतोष, खेमा, गुट ये हमेशा से होता आया है। लेकिन यदि आपके पास आपके होने का वजूद है तो आप हर फैसला मनवा सकते हैं, और संस्थान, इंस्टीट्यूट, पार्टी हमेशा सख्त फैसलों से ही चलते हैं। बिना अनुशासन कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चल सकता। तो आज की चर्चा इसी पर कि यह जो तमाशा हो रहा है रोज रोज, वह कब तक चलेगा, और आज राहुल गांधी ने जो कहा है उसके सियासी मायने क्या हैं, कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं, दोनों नेताओं को क्या संदेश है, और क्या आज के बाद ये मामला एक तरीके से सुलह की ओर जाता दिखेगा। क्योंकि यात्रा जो है बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ी है, 3 तारीख के आसपास, 3 तारीख कहा जा रहा है कि वो राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि 5 तारीख को प्रवेश करेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद कांग्रेस को आगामी नुकसान का अंदेशा हो चला है और वह दोनों नेताओं को समझाइश करती दिख रही है। तो आज की चर्चा को हम शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो हल निकालना है कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान के मामले में, वो निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। सर्वप्रथम संगठन को देखने की जरूरत है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, पर संगठन को मजबूत करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है
और जो हल निकाला जाएगा वो संगठन के नजरिए से संगठन को प्राथमिकता देते हुए ही निकाला जाएगा। अशोक जी ने कहा होगा जो ठीक कहा होगा। अशोक जी कभी अदरवाइज बयान नहीं देते हैं। जो कहा होगा उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने जो कहा जो सही है। 102 विधायक नहीं होते तो हमारी सरकार बसती नहीं, 2 साल पहले ही विदा हो जाती। पायलट साहब की सफाई देनी चाहिए। भाई हम 35 दिन मानेसर क्यों रहे, ये जनता को बताना चाहिए। अगर जनता की गले उतरेगी तो निश्चित रूप से सचिन को ऐसा काम करना चाहिए। क्यों 35 दिन रहे और हमको 35 दिन क्यों जैसलमेर में रहना पड़ा, ये इंटरनल पार्टी का मामला था, तो इसको पार्टी में बैठकर ही ठीक करते। 35 दिन वहाँ क्यों रहे सरकार। उन्होंने खुद भी एक बार कहा कि अशोक गहलोत जी की सरकार अल्पमत में आ गई। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है तो हमने उसको स्वीकार किया। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। तो चर्चा शुरू करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र धाबाई हैं और कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हैं। बाकी 2 पत्रकार मित्र बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, अनंत मिश्रा और हरीश पाराशर। अनंत मिश्र जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और हरीश पाराशर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले शैलेंद्र धाबाई के पास चलते हैं। शैलेंद्र धाबाई साहब, ये जो उथल पुथल राजस्थान में मची हुई है उसमें एक पात्र आप भी हैं, क्योंकि जब भी कोई बयान आता है, जब भी कोई तो आप जरूर उसके दायरे में रहते हैं। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसमें सीधे सीधे आपके नेताओं का नाम लिया, आपकी पार्टी का नाम लिया, आपके पार्टी कार्यालय का नाम लिया। 10 करोड़ रुपए एक तरीके से बताए गए। आपको क्या लगता है आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि मामला जो है वो सुलझ जाएगा? अभिषेक जी, आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और उनका जो बयान है कि हमने 10-10 करोड़ रुपए बांटे, तो 2.5 साल पहले भी आपने ये बयान दिया था और उसके बाद सबूत आपके पास है। एफआईआर आपने दर्ज की है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, एसीडी आपके पास है। आपके ही मंत्री महेश जोशी जी ने एसीडी में एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर दर्ज का क्या हर्ष हुआ? आपने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया था। आप देखिए, कोर्ट में भी गए। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जब इन्होंने नाम लिया और उनके वॉइस सैंपल के लिए इन्होंने परमिशन मांगी, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, रिजेक्ट कर दी। और जो आज आप देखिए, जो विद्रोही हैं जिनको ये कह रहे हैं कि 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए, उन्हीं 19 विद्रोहियों में से आपने 5 जनों को मंत्रिमंडल में अपना मंत्री बना रखा है। कईयों को आपने संगठन में पदाधिकारी बना रखा है, कईयों को आपने बोर्ड चेयरमैन का अध्यक्ष बना रखा है। आप देखिए, एक दिवंगत आत्मा जो 19 में थी, भंवरलाल शर्मा जी, उनपे भी आप एक तरह से आरोप लगा रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से। आप बताइए, अगर आपके पास सबूत है, आपका शासन है, आपकी पुलिस है, आपकी एसीडी, आपकी एसओजी है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, जो इनकी नाकामियां हैं कि आपस में, अगर आपने देखा होगा तो इनका सिर्फ फुटबॉल आज से नहीं चल रहा अभिषेक जी, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। वो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ फुटबॉल में जो प्रेरक तत्व हैं वो आप हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आप देखिए, जो सुलह हो भी जाए तो आप होने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिस 19 विद्रोहियों पर, जिनको इन्होंने गद्दार भी कहा, विद्रोही भी कहा, वो सचिन पायलट जी का बयान देखिए। वो कहते हैं झूठे हैं,
मनगढ़ंत है, बेबुनियादी आरोप है। अरे आपके पास सबूत है तो आप उस सबूतों को लाए ना पब्लिक डोमेन में, करें कार्रवाई, रोका किसने? सिर्फ एक हवाबाजी बनाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, क्योंकि सरकार वो ढंग से चला नहीं पा रहे, राजस्थान में शासन नाम की चीज है नहीं, प्रशासन नाम की चीज है नहीं, इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया है, और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के बयान दे देते हो। 2.5 साल से आप उस FIR पे क्यों बैठे हो? सबूत है तो आप रखें, उस सबूतों को कोर्टों ने क्यों रिजेक्ट कर दी आपकी एप्लीकेशंस? आप इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं आप आपके मंत्रियों के, जो विश्वेंद्र सिंह जी हैं, भंवरलाल जी तो रहे नहीं, दिवंगत आत्मा हो गए, उनके वॉइस सैंपल लेते? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जो आप वॉइस सैंपल लेना चाहते थे। तो आप देखिए सारी चीजें, ये सब ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने है। बड़े नेता इसी तरीके से असंतुष्ट थे, वो फिर आप ही की पार्टी में गए। उससे पहले गोवा में भी हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेटेस्ट महाराष्ट्र में हुआ। सबके पीछे प्रेरक तत्व तो आप ही दिखे। देखिए भारतीय तो जनता आप कटघरे में तो हैं, अब सबूत नहीं है। आप ये कह सकते हैं सबूत रखिए, लेकिन कटघरे में तो आप खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और हमारी अगर आइडियोलॉजी से, हमारी विचारधारा से, हमारे सिद्धांतों से, नीति, कार्यक्रम, संस्कार से अगर कोई आता है और हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है तो स्वागत है। हमने तो सबको सर्व समावेशी, हमने सबको लिया है। हम तो वसुधैव आप देखिए, आपने अब कही ना, आपने असल बात अब कही कि कोई आता है तो स्वागत है, हमारे कोई में सब, कोई में सब। हमारी तो पार्टी में डिफरेंस, जी, अगर कोई प्रभावित होकर चाल चेहरा, हमारे एजेंडे से, हमारी राष्ट्रवाद से, विकास से, हम आएंगे आपके पास, निश्चित रूप से स्वागत है उसको। हम आएंगे आपके पास। हम किसी को आसाम के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लेके आपकी पार्टी क्या क्या नहीं कहती थी उस समय, और जब से वो आपकी पार्टी में आए सारी बातें शांत हो गई। एक नहीं, कई नेता हैं जिनके बारे में आप सब कुछ कहते रहे, और जैसे ही उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की सारी चीजें शांत। और यही बात कांग्रेस बार बार कहती है कि उनके यहां जो असंतोष या अंतरकलह इस तरीके की सड़क पे आती है, उसके पीछे प्रेरक तत्व आप होते हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, क्या लगता है, आज राहुल जी ने कहा है कि दोनों ही नेता जो हैं पार्टी के लिए एसेट हैं, और किसने क्या कहा इसमें नहीं जाना चाहते, तो हम ये मान के चलें कि ये जो एक इंटरव्यू ने बवाल खड़ा कर दिया, मामला थोड़ा अब शांत हो जाएगा, यात्रा आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सोच समझ के सही बात कही है। उन्होंने अशोक गहलोत जी हों, सचिन पायलट जी हों और अन्य कई वरिष्ठ नेता हों, सब के सब कांग्रेस पार्टी के लिए असेट हैं। हम सब ये वरिष्ठ नेता हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रदेश का नेतृत्व करते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सचिन पायलट जी भी जो अलग प्रदेशों की उनको जिम्मेदारी दी है, पहले हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी, दूसरी प्रचार प्रसार समिति के भारत जोड़ो यात्रा समिति की उनको जिम्मेदारी दी हुई है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर, कुछ छोटे मोटे मतभेद या तनाव हो सकता है, लेकिन वो सहमति हो सकती है, लेकिन पार्टी एकजुट है और भारत जोड़ो यात्रा का 5 दिसंबर को राजस्थान में स्वागत करने को आतुर है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मंतव्य है कि हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों के खिलाफ हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं जो देश में एक समरसता का भाव पैदा करेगी, एक संपूर्ण माला में पिरोने का काम करे, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटे मोटे चीजें सहमति हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो यहाँ इतना लोकतंत्र तो बसता है, इतना लोकतंत्र बसता है कि कोई किसी को कुछ भी कहे, गद्दार कहे, नकारा कहे, निकम्मा कहे। हमारे साथ अनंत मिश्र जी हैं। अनंत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। लगातार हम और आप चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और कई बार लगता है कि क्या कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस अंतरकलह में राजस्थान की जनता पिस रही है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं है लेकिन वो सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, उन्होंने इंदौर में, क्या हम ये माने कि इस मामले पर थोड़ा सा सुलह की ओर रास्ता दिखाया है? नहीं अभिषेक जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी के बयान से कुछ रास्ता निकलता दिखता है। आपको याद होगा अगस्त में जब गुरुग्राम वाला एपिसोड खत्म हुआ और सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी तीनों नेता मौजूद थे, और अशोक जी और सचिन पायलट भी थे, तब भी यही कहा गया था कि दोनों नेता हमारे लिए जरूरत है और दोनों को लेकर पार्टी मजबूत होगी। लेकिन राहुल, सोनिया, प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से बात नहीं बनने वाली। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को इनकी जरूरत होगी, लेकिन जब तक इन दोनों नेताओं को एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं होगी, तब तक राजस्थान में कांग्रेस की एक सुलह का रास्ता किसी भी हालत में नहीं बन सकता। आपने सही कहा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे
कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबको है, यही लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा आदमी अगर अपने डिप्टी सीएम को नालायक, निकम्मा या गद्दार कह रहा है तो सुलह के मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में निर्विवाद रूप से निकल जाए, इसके लिए पार्टी अभी सारी कोशिश कर रही है और कांग्रेस को एक रास्ता लेना पड़ेगा, एक फैसला लेना पड़ेगा, एक के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। आप या तो ये कहिए अशोक जी हमारे 2023 के चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे और जो केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि 2 दिन में मुख्यमंत्री पे फैसला हो जाएगा, ये फैसला है कि अशोक गहलोत सीएम रहेंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। या आपको ये कहने का साहस होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटा रहे हैं, उनकी जगह सचिन पायलट को ला रहे हैं या किसी तीसरे को लाएं। लेकिन ढिलमिल वाली जो नीति है उससे न तो किसी भी राजनीतिक दल को आज तक फायदा हुआ है और न कांग्रेस को होगा। कांग्रेस अगर ये उम्मीद करती है कि ठंडे छींटे डाल के जैसे तैसे निकालते रहो तो उससे वो जो कांग्रेस की स्थिति है चीजों को फैसला नहीं लेने की, उसी की वजह से कांग्रेस की ये स्थिति कि आज तो 52 अनंत जी एक बात ये भी देखिए, तमाम चर्चाओं के बीच ये निकल के आती है कि ये झगड़ा कोई 2020 से ही शुरू नहीं हुआ और ना ही इस इंटरव्यू से शुरू हुआ। ये झगड़ा तो तब से शुरू हुआ, आपको याद हो, आप ही ने बताया सबको कि दिल्ली में कितने दिन मीटिंग चली जब चुनाव जीत कर आई पार्टी। वो फैसला आसानी से नहीं हो पाया था उस समय कि अशोक जी सीएम होंगे या पायलट जी होंगे या नहीं। अब सवाल यह है कि जब 2020 गुरुग्राम हुआ तब पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तब पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी थे और उनकी तरफ ही सबने देखा था, माफ करें सोनिया गांधी। अब हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जो जिसका हल गांधी परिवार नहीं निकाल पाया जिस समस्या का, आपको लगता है कि वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे इस समस्या का हल निकाल लेंगे? नहीं अभिषेक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लेकिन आला कमान आज भी गांधी परिवार है। लेकिन सबसे बड़ी जो त्रासदी है या सबसे बड़ा जो कांग्रेस का संकट है कि गांधी परिवार भी राजस्थान के मसले को लेकर एकजुट नहीं है। प्रियंका का झुकाव जहां सचिन पायलट की तरफ साफ झलकता है, राहुल गांधी का अशोक गहलोत की तरफ थोड़ा कभी लगता है, कभी सचिन की तरफ लगता है और सोनिया गांधी किसकी तरफ है ये किसी को नहीं पता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो उस कागज पर साइन करेंगे, फैसला गांधी परिवार को लेना है और वो फैसला जो गांधी परिवार नहीं ले पा रहा है वो कांग्रेस की दुविधा को बढ़ा रहा है, उसको आसान नहीं कर रहा। आप रहिए हमारे साथ, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेटीएल आई है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें अनुपम विहार, विद्याधर नगर, आनंद लोक योजना, न्यू आनंद लोक गोदाम योजना, रोहिणी नगर, न्यू आतिश मार्केट, वेस्ट वे हाइट्स जेडीए योजना, लाल कोठी योजना, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा नवंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। न गलत दिखाएंगे, न ही गलत सुनाएंगे और न गलत बताएंगे। हर कसौटी पर खरा सच देखिए पत्रिका टीवी, टाटा प्ले के चैनल नंबर 1184 और हैथवे के 784 पर, साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर जी जुड़ गए हैं। पाराशर जी, आपको हमारी आवाज आ रही? जी, स्वागत है आपका। और
ये राजस्थान का जो घटनाक्रम चल रहा है लगातार, अब ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने एपिसोड इसके अभी बाकी हैं। हर बार एक नया नेता या पुराना नेता या वरिष्ठ नेता आता है और अपने हिसाब से वो कुछ कहता है। कल जयराम रमेश ने कहा कि संगठन सबसे ऊपर, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, सख्त कार्रवाई होगी, और जो कहा है वह आश्चर्य करता है, अप्रत्याशित है। आज राहुल गांधी ने उस सब बातों को एक तरीके से छिटक दिया। उन्होंने कहा किसने क्या कहा इसमें मैं नहीं जाता। तो अब आप क्या देख रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में, कि चीजें सुलह की ओर चलेंगी या यात्रा तक कुछ शांत रहेगा मामला? देखिए अभिषेक जी, एक तलाश होती है खजाने की, और मान लीजिए कि कहीं भी खजाने की तलाश में निकलते हैं तो कई टूरिस्ट उसमें निकलते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी है जिसमें अभी ये पता नहीं है कि वो खजाना खोजा जा रहा है। खजाना मतलब मुख्यमंत्री का चयन होना है या कांग्रेस के संगठन का जो अंतरकल है उसको दूर करना है, दो गुट जो बने हैं उनको दूर करना है। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जिनको लेकर चिंता होना स्वाभाविक है किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल की। अब कोई राजनीतिक दल अगर ये कहता है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ऑल इज वेल है, सब बढ़िया है, कोई कुछ चीज कह रहा है तो उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, तो फिर वो ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी, जो अशोक गहलोत ने कहा या जो सचिन पायलट ने कहा उसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, या दोनों ही उनके लिए संपत्ति है। तो ये तो सबको पता है, कांग्रेस पार्टी के लिए अशोक गहलोत की संपत्ति है और सचिन पायलट की संपत्ति, ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। सवाल इसी बात का जो हम सब भी चर्चा कर रहे हैं बार बार, कि आखिर में जो द्वंद्व चल रहा है पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन की बात पहले कही गई थी, पहले भी ये बात हुई थी, बाद में आपने छींटे दिए, छींटे लेकर आपने सुलह कराई, सुलह करा करके आपने मंत्रिमंडल का विस्तार कराया पिछले साल नवंबर में। उसको भी साल भर पूरा होने को आ गया, साल भर हो ही गया करीब। अब साल भर बाद भी अगर आप तय नहीं कर पाए तो फिर ये चिंता स्वाभाविक है। फिर ये चिंता स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस तरफ जाएगी, कांग्रेस पार्टी को आखिर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लेने की तैयारी हो रही उसकी, और क्यों बार बार नेता आकर के एक और आउटी डाल जाते हैं। कोई कहता है कि जल्दी बदलाव होने वाला है, कोई कह रहा है कि नहीं 2 दिन में मुख्यमंत्री बदल जाएगा, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति को बनना चाहिए। तो ये जो इसको नहीं, ये आरोप इस तरीके के आरोप तो मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट पर भी लगाए हैं कि वो तो सबको कह रहे थे कि बस नाम तय हो गया और शपथ होने वाली है, आप लोग तो बस एक लाइन के प्रस्ताव को समर्थन दे दीजिए और जो पर्यवेक्षक आए वो। तो बात जब यहां तक आ जाए कि बड़े नेता एक दूसरे का नाम लेके आरोप लगाने लगे, कोई अगर कॉन्फिडेंट है, कोई नेता अगर कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि मुझे कह दिया गया है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो ठीक है, उसने कहा अपनी सब जगह। अब ये तो नेतृत्व की कमजोरी है ना, नेतृत्व ने या तो उनको संकेत ठीक नहीं दिए होंगे, या फिर नेतृत्व उस दबाव में आ गया जिस दबाव को 25 सितंबर को बनाया गया। तो सवाल ये कि यहाँ पूरा जो एपिसोड है वो कांग्रेस आलाकमान के ऊपर है, जहां अभी भी ये तय नहीं है कि आलाकमान कौन है। आलाकमान सोनिया गांधी है, आलाकमान राहुल गांधी है, आलाकमान प्रियंका गांधी, या फिर वो खड़गे जी हैं जिनके बारे में आप कह रहे हो कि अब अंतिम फैसला वही करेंगे क्योंकि वही कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये तस्वीर जब तक क्लियर नहीं होगी किसी भी मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी में भी अगर ऐसी उठापटक होती है तो निश्चित रूप से जनता के मन में संदेश जाएगा कि ये लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। हमारे साथ शैलेंद्र धावाई हैं। धावाई साहब, इसके बीच में बार बार सवाल आपकी तरफ जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जब देखिए आपके सामने अभी प्रसादीलाल मीणा मंत्री हैं, उन्होंने पूछ लिया कि भाई वो जवाब दें कि 35 दिन वो क्यों रहे गुरुग्राम में। रमेश चंद्र मीणा मंत्री हैं, उन्होंने पूछ लिया 10 करोड़ को लेके कि मुख्यमंत्री जी सबूत दिखाएं। तो आप लोग जो है क्या एक मजबूत प्रतिपक्ष होने के नाते तमाशबीन है या घात लगाए बैठे हैं कि मामला कमजोर होगा और दबोच लेंगे?
अभिषेक जी बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत, अपने विचारों को लेकर जनता के बीच में है। आपने देखा होगा, हमने तो 3 महीने पहले ही आगाज कर दिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे जोधपुर में, वो चुनावी शंखनाद करके चले गए। और अभी आपने हाल ही में आपने देखा होगा, कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। जो भी गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियां रही हैं, जो इन्होंने चुनाव में सालभर है हवाई साहब, चुनाव में सालभर है, चुनाव में नहीं जा रही, अभी राजस्थान चुनाव में नहीं जा रहा है। आपकी रैलियां ये सब चुनाव को ध्यान में रख के, अभी जनता जिस तरीके से पिस रही है उसे कौन पूछ रहा है? मंत्री अपने झगड़े में व्यस्त, अफसर जब तक मंत्रियों का, सरकार का शिकंजा नहीं होगा, अफसर किसको सुनने वाले? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपकी भूमिका क्या है ऐसे में? मेरा सवाल बार बार यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं यही तो आपसे आप राजभवन जाएं, आप स्पीकर के पास जाएं कि स्थिति स्पष्ट तो हो, इस सरकार की क्या स्थिति है भाई? अभिषेक जी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था कि उस पे भी हमारे जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी ने जवाब दिया। बिल्कुल प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा था बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाली विधानसभा में आगे को क्या कार्रवाई करनी है वो उन्होंने उनको कहा। प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी को भी कहा कि आप आने वाले टाइम में क्या कानूनी वैधानिक कार्रवाइयां करनी है वो बिल्कुल करें। तो आप देखिए कि जो मैंडेट किसको दिया, कार्रवाइयां क्या, हंगामा करेंगे, बजट सत्र है। अभिषेक जी, तो वहां भी जनता का नुकसान, जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी किस तरह से राजस्थान की जनता को छल रही है, धोखा दे रही है। आप देखिए कि ये कुर्सी की लड़ाई जनता समझ चुकी है। सिर्फ इनको सत्ता लोलुपता के कारण दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है और पॉलिटिकल ड्रामा 3 शुरू हो चुका है। चौथा, पांचवा, छठा कब तक आएगा? तो जनता पिस रही है। अगर कांग्रेस पार्टी में तो इनके पास बहुमत है, अगर आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए किस तरह के हालात इन्होंने राजस्थान में कर दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच जा रही है। जो इनकी नाकामियां, विफलतियां, जन विरोधी नीतियां हैं और जो वादे इन्होंने विभिन्न वर्गों से, समाजों से किए थे और उनको आज तक पूरा नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में जाएगी। आपने देखा, उसकी हमने लॉन्चिंग कर दी और 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धावाई साहब, चुनाव में 1 साल है अभी। मेरा सवाल यह है कि तो क्या 1 साल तक जनता को इसी हालात में आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि कांग्रेस अंतरकलह में 1 साल बाद सत्ता आपको मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, इस मुगालते में है क्या आप? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जहां कांग्रेस 4 साल का अपना उपलब्धियों का जश्न मनाने की बात कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बता रही है जनता को कि जनता के काम नहीं हुए, जनता के साथ खड़ी है। और जो इनकी गलत नीतियां हैं जिसके कारण आज राजस्थान का विकास ठप हो चुका है, जनता के काम नहीं हो रहे, वो हम बीच में जाएंगे, वो बताएंगे और वहां से और हम उनसे शिकायतें और लेंगे, जनता से शिकायतें लेंगे कि आपके क्या काम नहीं हुए, क्या आपकी समस्या है। हवाई साहब, अभी उन्होंने अपनी उपलब्धियों के जश्न की तो कोई घोषणा ही नहीं की। वो इस स्थिति में भी नहीं है इस समय कि अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाए। अभी तो वहां एक दूसरे का नाम लेके तलवारें निकली हुई हैं। मेरा सवाल इसलिए है कि ऐसे में प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में किस बात के लिए प्रतिपक्ष चुना जाता है? जनता परेशान है कि नहीं? तो आप ही कह रहे हो जनता परेशान है, सरकार में काम नहीं हो रहे। और 92 इस्तीफे में बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि 92 आप मिलके आए ना स्पीकर साहब से, उसके बाद क्या फॉलोअप है? यही मैंने आपको, आपने राजभवन गए क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, मैंने आपको बताया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी ने, उन्होंने निवेदन किया प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया जी से, जो वो जाकर आए थे, उसकी बात रखी और कहा कि जल्दी हम वापस मिलेंगे, राज्यपाल जी से मिलना होगा, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, विधानसभा में कोई प्रश्न रखना होगा, विधानसभा में बात उठानी होगी तो निश्चित तौर पर उठाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में राजनीति कहां आके फंस गई है। पक्ष भी है, प्रतिपक्ष भी है और 2 ही पार्टियां इस समय हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है वह अपने आप को बहुत ही एक तरीके से अकेला पा रही है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो, पेपर आउट। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन अब गंभीर बीमारियों में भी अपना इलाज बिना किसी खर्च और तकलीफ के करवाकर स्वस्थ हो रहे हैं। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है और जिसका खर्चा बाहर 40 से 45 लाख लगता है।
योजना में अब किडनी, हार्ट, लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जैसे महंगे इलाज भी जोड़े गए हैं। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1633 पैकेज की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के लाखों मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। चिरंजीवी में पंजीकृत प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख पहले ही किया जा चुका है। निरोगी राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कर रही है। योजना की अधिक जानकारी के लिए www.chiranjeevi.rajasthan.gov.in पोर्टल अथवा टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ पंकज शर्मा हैं कांग्रेस से। पंकज जी, बार बार सवाल इसलिए भी आता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इस देश की भी और इस प्रदेश की भी। पार्टी शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब ये पता है कि झगड़ा इस लेवल पे है कि एक मीटिंग में दोनों लोग आते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, आधा घंटा पहले एक नेता निकल जाता है और इंटरव्यू में पहले इशारों में बात होती थी, अब सीधे सीधे नाम लेके बात होती है और कोई पक्ष दूध का धुला नहीं है। थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी क्या कहा गया था, अब चूंकि कहा गया है तो अब सारे आदर्शवादी बातें होने लगी कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, वैसा नहीं कहा जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या मनभेद इस कदर गहरे हो चुके हैं कि अब कोई सुलह का रास्ता सिर्फ बयानों से ही निकल सकता है, ऐसा लगता है आपको, या वाकई में कुछ ठोस कार्रवाई सामने दिखेगी? क्योंकि 3 नेता भी हैं इसके बीच में जिन पर कार्रवाई होनी है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस का एक संगठन है, उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनके संज्ञान में सब कुछ है, सारी बातें हैं, सारी चीज़ों पे वो नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने बार बार में, भले वो केसी वेणुगोपाल जी हों, जयराम रमेश जी, उनके मार्फत उन्होंने मैसेज भी दिया है, जयराम रमेश जी ने भी दिया है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, और पार्टी के एसेट हैं। वो हर तरीके से पार्टी को मजबूत करने में उन लोगों ने काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार विकासशील योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उन पर काम हम लगातार जनता की, राजस्थान की जनता को सुदृढ़ विकास करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस तरीके का जन आक्रोश की लेना चाहते। जो 2013 में इन लोगों ने पेट्रोल के दाम 70 रुपए थे वो 110 रुपए के, उसके खिलाफ जन आक्रोश निकाल रहे हैं। जो 400 रुपए का सिलेंडर था उसे 1100 रुपए का कर दिया, उसके खिलाफ जन आक्रोश निकाल रहे हैं। जो 2 करोड़ रोजगारों की बात करके आए थे, सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी इन्होंने दी है, जो इनके खुद के संसद में इन्होंने पटल पे रखा है। और अभी ये गुजरात में वादा कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे आप 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी, जब तक आप भी पूरे देश में सिर्फ 8 सालों में आपने सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो जो बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क है ना, वो इन्हें समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो जनता से झूठे वादे किए थे उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। जनता के बीच में जब ये जाएंगे ना रथ लेकर, तो इन्हें जनता का जो मूड है, जनता का जो विरोध है, उनको झेलना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, कांग्रेस को क्या झेलना पड़ेगा ऐसी स्थिति? देखिए, कांग्रेस तो लगातार विकासशील योजनाएं लेके आ रहे हैं। कांग्रेस में के राज में राजस्थान में जितनी अच्छी योजनाएं जो कांग्रेस में राजस्थान सरकार ने दी है, वैसा किसी प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस में भले स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, पानी, बिजली, सब क्षेत्रों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो गुजरात चुनाव में ये 27 साल की बात करके विकास की बात कर रहे हैं, उनका विकास तो जो मोरबी पुल ढहा था उसमें दिख गया कि कितना भ्रष्टाचार में कल का राजस्थान पत्रिका आपने पढ़ा? राजस्थान पत्रिका ने ऑनलाइन सर्वे कराया जी, 69.2% जनता ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। आपको कुछ होश है सरकार, आपसे मतलब सरकार को कुछ होश है कि जनता किस स्थिति में है? देखिए, मैं 85,000 शिक्षकों के, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन, ये वादा कब से हो रहा है? उनका उनको कोई पूछने वाला है? उस पे ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जी ने सीएम साहब खुद कह चुके हैं कि निजी अस्पताल, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं उन मुद्दों उठा रहा हूं जिनको सीएम खुद एक तरीके से एड्रेस कर चुके हैं कि निजी अस्पताल लूट रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? जोधपुर में गए, कहा कि अफसर और ठेकेदारों के बीच गठबंधन है, सड़कें इसलिए टूटी हैं। क्या हुआ? कौन सा अफसर, कौन सा ठेकेदार, क्या कार्रवाई हुई? सीएम साहब ने कहा कि स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, इसी के रीजन की वजह से लगातार मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना हो या राइट टू हेल्थ बिल जो लाना हो, ठीक है, कुछ कमियां ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए लगातार वो इंटरव्यू भारी है। इन सारे चीजों पर वो इंटरव्यू भारी है जिसमें कहा
गया, जिसके बाद से राजस्थान में ये बहुत स्पष्ट है, यहाँ दो दिग्गज पत्रकार बैठे हैं, किसी चीज को सहमत, किसी बात को लेकर सहमत है, सहमत हुआ बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने अपना पॉइंट उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन राजस्थान इस समय किस पंगु स्थिति में है, मैं अनंत मिश्र जी के पास जाऊंगा। अनंत जी, आपको हमारी आवाज आ रही? जी आ रही है। आपको क्या लगता है, राजस्थान जैसा बड़ा सूबा जिसकी सीमाएं हमारे एक तरीके से बगल में पाकिस्तान से लगती हैं, आपको क्या लगता है इस सूबे को इस स्थिति में होना चाहिए कि जो दो बड़े नेता हैं जिनको एसेट कहती है कांग्रेस पार्टी अपना, वो इस कदर सड़क पर लड़ रहे हैं, तो जनता का फिर कौन खैरख्वाह है? अभिषेक जी, अभी चिंता जब अपनी हो तो जनता की चिंता कौन करेगा? चिंता जब कुर्सी की हो तो जनता के दुख दर्द की चिंता कौन करेगा? अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं। इनको याद दिला दूं कि 2008 से 13 भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी थी और यही मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी। जनता ने इनको 21 पे क्यों ला दिया, इसका जवाब कोई कांग्रेस प्रवक्ता नहीं देता। अगर आपने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, बहुत अच्छी जनता के काम किए हैं, तो 21 सीटें क्यों कांग्रेस को दे दी? अगली बार आप प्रवक्ता जी से पूछना। नवीन पटनायक जी भी हैं जो लगातार 20 साल से। चाहूंगा आपको, हाँ बोलिए। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। 2008 से 13 के बीच में अच्छी योजनाएं थी, जनता ने हमें नहीं चुना और उसी का रीजन था कि जो 2013 से लेकर 2018 तक में बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जनता को तय करना है कि जो काम करने वाली सरकार है उनको चुनना है या नहीं चुनना है। आप देख लीजिए ओपीएस को लाना हो, चिरंजीवी योजना लाना, शिक्षा के लिए कॉलेज खोलना, आज आपके ही मंत्री में सब्सिडी देना, हालात ये हो गए फॉर्च्यूनर में आएंगे। सुनिए, जनता को तय करना है। एक मिनट देखिए, किसी भी चर्चा का एक डेकोरम मेंटेन रहे। अनंत जी बोल रहे हैं, आप बीच में, हमने आपको उतना ही। अनंत जी बात पूरी करो। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे बात के खत्म होने से पहले बीच में आ गए ये कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है जी। 2008 से 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, 21 सीटें दी और 2013 से 18 बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी को हराया लेकिन 73 सीटें दी। 21 और 73 में कितना अंतर है ये शायद कांग्रेस प्रवक्ता को पता होगा और हम जनता की जो बुद्धिमत्ता है उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो जनता उसको रिवार्ड भी देती है, अवार्ड भी देती है, लेकिन अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो उसको सबक भी सिखाती है। तो अशोक जी अगर 21 सीटों पे आए तो निश्चित रूप से जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और बीजेपी भी हारी लेकिन 73 सीटें लेके आई। तो लोकतंत्र में आंकड़ों का, डेटा का अपना महत्व होता है। और अभी जैसा आपने बताया कि पत्रिका ने जो सर्वे कराया और 69% लोग, मतलब 100 में से 69 लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से ये आपको, हमको, सबको दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अगर ये चीज नहीं दिख रही तो आश्चर्य है और वो 2023 में परिणाम आएंगे जब इनके समझ में आएगा। अभी तो इनको लगता है कि हमारी योजनाओं की बहुत वाहवाही हो रही है। उसमें आनंद जी 56% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यह जो अस्थिरता है राजनीतिक, इसकी एक वजह है सबसे बड़ी, कानून व्यवस्था का जो फैल होती सी दिख रही। नहीं, बिल्कुल। जो दो पक्षों के बीच में पिछले 5 साल से लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साल भर तक आपस में बात नहीं करते थे। ये चीजें अधिकारियों से छुपी नहीं होती और जब सरकारें आपस की गुटबाजी में उलझी रहती हैं तो अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति जो बिगड़ रही है उसके पीछे यही बड़ा कारण है। ठीक, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हरीश पाराशर जी हैं। मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास। पाराशर जी, जब दो नेता इस कदर लड़ रहे हों और जिसमें जनता का कचूमर बना जा रहा हो, तो क्या राजस्थान की धरती वीरों से खाली है कांग्रेस की, कि कोई तीसरा नेता नहीं है जो जगह ले ले? आपको क्या लग रहा है, नेता नहीं है या हाईकमान बिल्कुल एक तरीके से कमजोर हो चुका है, जिसकी कोई वक्त नहीं, कोई साख नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं? तो दूसरी बात आपने कही अभिषेक, कि हाई कमान नाम की जो संस्था है वो कांग्रेस पार्टी में इतनी कमजोर हो गई है कि उसके जो सत्रप हैं अलग अलग जगह पे, चाहे आप
आप पंजाब से आ जाइए, पंजाब में अमरिंदर सिंह ने चुनाव की, आपने जो प्रयोग किया उसके बाद वो प्रयोग फेल हुआ, आम आदमी पार्टी के सरकार झोली में चली गई। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, वहां भी विपक्ष हुई सरकार, आपकी बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार आपके हाथ से साल भर भी नहीं चल पाई तो निकल गई। यहाँ हम जरूर कर सकते हैं कि यहाँ स्थिति मजबूत थी चूंकि कांग्रेस पार्टी की, यहाँ आपने जोड़ तोड़ करके बीएसपी को साथ ले लिया, निर्दलीयों को साथ ले लिया, तो एक बहुमत का जो मापदंड है वो पैदा कर लिया था। लेकिन जो आपने अभी कहा कि ये बहुत अजीब स्थिति है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए नेता आपस में साल भर तक बात नहीं करे, उनको ये पता नहीं पड़े और कहा ये जाए कि आपने उनके पावर स्विच कर रखे थे। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी अगर सरकार के खिलाफ चला जाए, जैसे अशोक गहलोत बार बार कहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इसकी चिंता लेकिन पारासर जी, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सारी चीजें हम और आप तो कवर कर रहे थे ना लगातार। जब सचिन पायलट को उस समय सुना तो वो कहते थे कि हमसे कोई पूछा, मैं उप मुख्यमंत्री था लेकिन हमसे कुछ नहीं पूछता था, अफसर हमारी बात ही नहीं सुनते थे। वो गुरुग्राम बैठे तो क्या कुछ तो वजह रही होगी, वो गुरुग्राम बैठे ऐसे ही तो नहीं बैठे, खेल खेल में चले गए अपने 18-20 दोस्तों को लेके। और उसके बाद वो ये कहते हैं, वो सीधे तौर पे नहीं कहते लेकिन उनके लोग कहते हैं कि कुछ वादा उनसे किया गया। तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि कुछ ना कहा गया हो, क्योंकि वो वापस आए, वो वहां से वापस आए। अभिषेक जी ये तो कहते हैं ना, ये तो कहते हैं ना कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता जी। तो ये मान के चलिए इस पूरे एपिसोड में कहीं कहीं ऐसी चोट किसी के आत्मसम्मान को पहुंचाई गई होगी। अब रहा सवाल इस बात का कि वो नेता कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो भी बगावत कर रहे थे, उन्होंने आला कमान तक अपनी बात अगर पहुंचाई भी होगी, उनके साथ कोई समझौता हुआ भी होगा, तो उसको वो आला कमान नाम की संस्था लागू क्यों नहीं करेगी? और नहीं हुआ, मान लो कोई समझौता नहीं हुआ, तो आला कमान खुलासा करे कि कोई बदलाव नहीं होगा, मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे, सरकार 5 साल चलेगी। तो फिर बार बार नेता ये क्यों कहते हैं कि जल्दी फैसला हो जाएगा, 2 दिन में फैसला हो जाएगा, या ये क्यों कहते हैं कि नहीं, एक नई चीज और देखने को मिल रही है 25 सितंबर के बाद से भी और पहले भी, कि उस समय वेणुगोपाल जी ने क्या कहा कि 2 दिन में राजस्थान में फैसला हो जाएगा, नहीं हुआ कुछ भी। उन्होंने कहा कि सब लोग शांत रहें, कोई शांत नहीं रहा। अभी जयराम रमेश ने कहा कि कोई पड़ा नहीं होता संगठन से, व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं, उनने जो कहा वो अप्रत्याशित था। आज कह दिया गया कि नहीं साहब, किसने क्या कहा हमें इसमें नहीं जाना है। तो जो युवा कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और ये बड़ा सूबा है, तो क्या संदेश दिया जा रहा है? कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, तो क्या कांग्रेस स्वयं में अपने आप में ठान बैठी है कि चुनाव में जाएंगे और हम बिल्कुल पंजाब में जो हुआ कांग्रेस का बस उसी तरीके से जाएंगे? जी, मेरा कहना है कि दो इसमें एक बड़ा राज्य और एक छोटा राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य राजस्थान, ये दोनों राज्य अगर कांग्रेस के पास अब नहीं हो अगले चुनाव में, तो कांग्रेस तो वैसे ही मुक्त हो गई भारत से। क्योंकि उसके बाद के चुनाव, क्योंकि अभी गुजरात और हिमाचल का हम कह नहीं सकते, कह रहे हैं कि वहां भी नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। हिमाचल में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, चलिए बिल्कुल हम उस पर भी आएंगे थोड़ा सा कि क्या उसके नतीजे भी इस अंतर कलह पर कोई फर्क डालेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दशक का अटूट विश्वास, अखबार नहीं पत्रिका टीवी बना आम जन की आवाज। मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग पत्रिका से कीजिए सुबह की शुरुआत। एजेंडा टुडे में आज क्या खास, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। खबरों का विश्लेषण और काम की बात। राजधानी घुमाएगी पिंक सिटी एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो मरुधरा की पूरी तस्वीर दिखाएगा खबर राजस्थान। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो करते हैं अगली खबर का। इस दुनिया में देखिए भारत और दुनिया की सबसे सटीक जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया, आपके साथ मैं हूं आशीष। तो टॉप घटनाक्रमों को दिखा रहा पत्रिका ट्रेंडिंग। खबर वही जो आप नहीं चले। आओ गाँव चले में खेती किसानी की बात। हेलो डॉक्टर में पूछिए सेहत और तंदुरुस्ती का राज।
अच्छी मात्रा में अगर आप उसमें एनर्जी लेते हो तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहती है। सकारात्मक खबरों का सही प्लेटफॉर्म पत्रिका गुड न्यूज। गुड न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें, प्राइम टाइम में खबर, असर और उसके मायने पर बात। मामले फर्जी दर्ज होते हैं, बिल्कुल। देखते रहिए पत्रिका टीवी दिन भर टाटा प्ले और हैथवे प्लेटफॉर्म्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं कांग्रेस से। पंकज जी, सवाल वही है कि अभी जब यात्रा आएगी तो गुजरात के और हिमाचल के नतीजे आएंगे, उस समय यात्रा राजस्थान में रहेगी। अब नतीजे क्या आएंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसा असंतोष, खेमेबाजी दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन हम अभी आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। फैसला इधर आए या फैसला उधर आए, उसके भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव होंगे। तो क्या ये माना जाए कि यात्रा आने से पहले कोई फैसला हो जाएगा, या फिर यात्रा जब तक चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा? देखिए, जैसा जयराम रमेश जी ने कल कहा कि पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिए जनता महत्वपूर्ण है, नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हिमाचल का चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ, उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर सब चुनाव लड़ा है और विकासशील योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ा है। तो वहाँ जो भी जनता का फैसला रहेगा, वैसे तो हम लोग आश्वस्त हैं कि दोनों जगह हमारी सरकारें बनेगी और ये सरकारें बन के आगे राजस्थान में भी हम लोग सरकार में, क्योंकि यहाँ पर भी सेमीफाइनल है सरदार शहर का चुनाव, वो भी हम लोग जीतने जा रहे हैं, वहाँ पे भी लगातार अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल राजस्थान में जीतेंगे। दूसरी बात, अनंत मिश्रा सर कुछ बातें कह रहे थे, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ा के उसका जवाब देना चाहता हूँ कि निसंदेह मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था में कुछ खामियां रही हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्दी कन्विक्शन किया है और जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया है, बहुत जल्दी पकड़ा गया है और राज्यों में ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, हम दूसरी बात उस पे नहीं जा रहे क्योंकि बहस दूसरे साम चली जाएगी। कानून व्यवस्था वाला मामला दूसरी बात सर मुझे कह रहे थे, जो बात कह रहे थे सर कि जनता सर्वोपरि, निसंदेह जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। 2008 से 2013 में हमारा कार्यकाल था, हम लोगों ने निःशुल्क दवा योजना दी, पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना, इसके अलावा और बड़े काम किए। 2019 से हमारी सरकार बनी, उसमें भी हम लोग चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं लेके आए, ओपीएस जैसी बड़ी योजना लें। मैं अनंत मिश्रा सर से भी पूछना चाहूंगा, बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी बैठे, इनसे भी पूछना चाहूंगा कि 2013 से 2018 की ऐसी कौन सी योजना है जो जनता के जबान पे अभी भी चढ़ी हुई है? देखिए, निसंदेह हम लोग हार गए, लेकिन ये आप भी मानेंगे, आप भी इस चीज पे सहमत होंगे कि जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उन्होंने हमेशा ऐसी योजनाएं दी हैं जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब आदमी होता है उसके लिए देते हो, फायदा भाजपा को हो जाता है। देखिए, ये तो लोकतंत्र है कि चुनाव हारने के बाद अगर उसे रिटेन करते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो है, योजनाएं कागज पे अच्छी हैं और वो जमीन पे भी अच्छी है। निःशुल्क दवा योजना इतनी अच्छी स्कीम थी कि वो और भी स्टेटों ने लागू की और उसको लोगों को फायदा हुआ। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने उसे लागू किया। आपके यहाँ लठ इस कदर चल रहा है तो हम कैसे माने कि आप एग्जीक्यूट करा लेते होगे? जनता की परेशानी तो हम रोज छाप ही रहे हैं, तो हुई जनता की परेशानी तो हम छाप रहे हैं, बिजली का बिल जीरो हो गया तो एग्जीक्यूट तो हुई है। आप कहते रहिए, लेकिन सारी योजनाएं धरातल पर कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं, ये आप राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली फ्लॉप है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए वैसी फुर्सत किसको है? सड़कों की हाल देख लीजिए, बिजली के बिल किस तरह से अभी आप थोड़ा सा कम करके भेज रहे हैं, लेकिन किस कदर लूट मचाई है आपने बिजली को लेके, ये सबके सामने। देखिए, 35 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को जीरो बिल, बिजली का बिल आ रहा है, 0 रुपए। तो ये कम कितने महीने से आ रहा है? ये कितने महीने से आ रहा है? चुनाव आ गए इसलिए थोड़ा सा आप कर दिया, बेनिफिट मिल रहा है। आप और योजनाएं देखेंगे, बेरोजगारी का आलम क्या है, ओपीएस में आप देखेंगे पेट्रोल कर्मचारियों को फायदा मिला है, राजस्थान के इतने ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिला, तो बहुत बड़ी स्कीम है ये, जनता समझती है। चलिए हमारे साथ इस बार जनता इन सारी योजनाओं का धावाई साहब हैं, जरा आपकी सवाल उनसे भी ले लें। धावाई साहब, कांग्रेस का कहना यह है कि आपकी ऐसी कौन सी योजना है, आप जरा गिना दीजिए। नतीजे को तो खैर वो नहीं मान रहे हैं कि आप जीत के आ जाते हैं जब इनकी सरकार रहती है, लेकिन कोई योजना ऐसा आपके पास क्या है? अभिषेक जी, इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जो भामाशाह हमारी योजना थी स्वास्थ्य की, उसको इन्होंने नाम बदल के चिरंजीवी योजना किया है। जो हमारी अन्नपूर्णा रसोई घर वाली जो योजना थी रसोई वाली, उनको भी इसने इंदिरा रसोई कर दी और आज क्या हालात हो रहे हैं वो उनको पता है। दूसरी बात, आप देखिए पेपर लीक
जो कांग्रेस के शासनकाल में जितने बड़े पैमाने पे माफिया राज पनप चुका है, पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात, अपराधीकरण, अपराध बेहताशा राजस्थान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब समय लेकिन अब बात रही राहुल गांधी जी की यात्रा पे, तो राहुल गांधी जी यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये अब तक उन्होंने अपना विजन क्लियर नहीं किया है। उनका विजन क्लियर है, नहीं, वो तो एक एनजीओ के साथ कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं, उनका विजन क्लियर है, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैं आपको याद, इसमें कोई खराब बात नहीं। जब राहुल गांधी जी 2004 में सांसद बने थे, तब से ही भारत भ्रमण की यात्रा कर रहे हैं। जब से भारत भावनाओं को समझ पाए, जनता के मुद्दों को समझ पाए, राहुल गांधी चले जा रहे हैं, किस उद्देश्य से चले जा रहे हैं पता नहीं है। आप देखिए, जब आप खुद ही कह रहे हो जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट को राहुल गांधी जी ने धो दिया। अब सुनिए, समय कम है, हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, आला कमान इतना कमजोर हो गया, वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। जो कह रहे थे कि अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या निर्णय लेंगे, अरे वो अक्षम है, हमने तो पहले भी कहा। ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाइए। भारतीय राजनीति में रथों पे यात्राएं, आपकी यात्रा टुकड़े करने के लिए यात्रा की है, इनको तय करना पड़ेगा, देश को जोड़ने के लिए कौन यात्रा है। इतिहास में इनकी जितनी भी यात्रा है, अडवाणी जी की यात्रा है, सिर्फ देश को जोड़ने की यात्रा है, जनता को तय करना है कि आप ही आप बोलेंगे क्या? आप ही आप बोलेंगे, फिर हम दोनों मित्रों को दोनों में नहीं, ऐसा मत करिए। हमने सिर्फ इतना बार कहा और आप उत्तेजित हुए कि रथों पे यात्राएं तो बहुत निकली, पद यात्राएं तो हमने आजाद भारत में गांधी जी की सुनी, चंद्रशेखर जी की सुनी, और फिल्म स्टार में सुनील दत्त की सुनी। चौथा कोई आदमी नहीं है जिसने भारत नापा हो। अब सिर्फ राहुल गांधी है जो भारत नाप रहा है। इसका कम से कम सम्मान तो करिए। आप रथों पे बैठ के निकले इस देश में, आप नहीं चले हैं पैदल। आप नहीं स्वीकारते, मतलब यात्रा निकाल रहे हैं, उनका स्वागत है। नहीं, उनका कोई विजन नहीं है, धर्म जाति वर्ग की राजनीति। अब आएंगे आपके पास, अब कोशिश सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा है, विजन नहीं है। कोई आप अगर यात्रा निकालते तो जहां चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में, मोदी जी ने डॉक्यूमेंट विजन दिखा था, विजन का क्या हुआ? जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, इनकी आवाज बंद कर दो तो हम अपने मित्रों के पास जाए। हमारे साथ अनंत मिश्र जी हैं। अनंत जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब ये जो बयान आज आया है, बार बार ये कहा जा रहा है वो 3 नेताओं पे कार्रवाई होनी है, तो आपको क्या लगता है उस कार्रवाई पे भी ठंडा पानी डाल दिया जाएगा? अब कुछ नहीं होना? अभिषेक जी, यही कांग्रेस की कमजोरी के कारण है। राहुल गांधी निश्चित रूप से भारत यात्रा कर रहे हैं, अच्छी चीज है, राजनेताओं को करनी चाहिए, देश को समझना चाहिए। नेहरू जी ने, आपको ध्यान में किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। और राहुल गांधी अगर उसी भारत को खोज रहे हैं अपने तरीके से, तो अच्छी बात है। राजनीति में दूसरे राजनेताओं को इससे सीखना चाहिए। लेकिन जब तक कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा अभिषेक जी, तब तक राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता। उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर करने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। जब तक आप चीजों को तुरंत फैसला नहीं लोगे, कठोर फैसले भी लेने पड़ेंगे। आप सबको खुश करने के चक्कर में जनता से कटते जा रहे हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। समय कम है। मैं हरीश जी के पास भी जाना चाहूंगा। हरीश जी, 1 मिनट बाकी है, फाइनल कमेंट्स आपका, कि क्या गुजरात चुनाव के नतीजे जो भी आने वाले हैं उसको लेके ये बयानबाजी पहले से ही शुरू हो गई? यही है कि कांग्रेस पार्टी को जो वो कहती है वो करना भी चाहिए। बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा और सबको मौका मिलने पर उनके किए हुए की सजा भी दी जाएगी। लेकिन ये होता कहीं भी नहीं है, ये केवल कहा जाता है। और जब तक ये कहने की प्रवृत्ति जारी रहेगी पार्टी के नेताओं की, तो मुझे लगता नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस को मुक्त कर देंगे देश को, वो बहुत जल्दी आ सकता है। अभी भी वक्त है, क्योंकि जनता तो हमेशा चाहती है कि विपक्ष भी अगर हो तो मजबूत हो, तो जनता तो चाहती है। लेकिन जनता के पास दोनों ही नेता सीधे नहीं जाना चाहते। अगर वो पदयात्रा कर रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उस पदयात्रा को राजनीतिक दल को भी फायदा होना चाहिए। आपको जनता क्यों नकार रही है, बिल्कुल बातें जरूर समझनी। बिल्कुल, कोई एजेंडा लेके तो चलिएगा, ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि अंतर्कलह किसी भी दल में हो, किसी भी घर में हो, किसी पार्टी में हो, नहीं होनी चाहिए। सब तरह एक तरीके से शांति रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो अनुशासित नहीं है उनका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य।
अनुशासन ही वह अग्नि है जो आपकी प्रतिभा को क्षमता में बदल देती है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहे पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।